क्योंकि अभी सबको ये लगता है कि सूडो सेक्युलर्स का मसीहा उद्धव ठाकरे है, क्योंकि आजकल शिवसेना उर्दू में कैलेंडर छापती है, उसमें पहले हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे लिखा जाता था, अब जनाब बाला साहब ठाकरे लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्टता से दिखाई पड़ रही है। उन्होंने विचार छोड़ दिया है। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसे ही राहुल गांधी अपमान करते रहेंगे और उनके साथ ये अपना कारोबार चलाते रहेंगे। हिंदुत्व का जो मुद्दा आप कह रहे हैं, आपके बारे में भी ये बात कही जा रही है और लगातार बात कर रहे हैं लोग कि वो देवेंद्र फडणवीस जिनकी छवि, जिसकी हम बात कर रहे हैं, विकास के एक तरीके से नेता के तौर पर थी, जो महाराष्ट्र को इस दिशा में लेकर जाता था, जब वो ये बात करते हैं औरंगजेब की औलाद और तमाम हिंदुत्व की विचारधारा की बात, तो उनको अपनी एक तरीके से आइडेंटिटी चेंज करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या अब उद्धव ठाकरे के साथ कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हिंदुत्व पर भी अब लड़ाई है कि किसका वर्चस्व है उस पर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं हिंदुत्ववादी हूं और ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म ही हिंदुत्व में हुआ है। ऐसा है कि चाहे वो राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे कश्मीर का आंदोलन हो, सारी जगह पर हम लोग उपस्थित रहे हैं, सारे आंदोलनों में हम उपस्थित रहे हैं। और हिंदुत्व हमारे लिए राजनीति की जगह नहीं है, हिंदुत्व हमारा आत्मा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व क्या है, ये एक जीवन पद्धति है और एक सहिष्णुता है जो सबको अकोमोडेट करती है। इसका मतलब ये कमजोर नहीं है। तो इसलिए हिंदुत्व दिखाने की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व है ही। जहां तक मेरे बयान का सवाल है, मैं ऐसा मानता हूं कि विशेष रूप से इंग्लिश मीडिया ये इस बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने कोट किया। शायद उन्होंने मेरा पूरा बयान देखा नहीं। देखिए, क्या है कि महाराष्ट्र में अचानक औरंगजेब के स्टेटस कुछ लोग रखने लगे, कुछ लोग औरंगजेब के पोस्टर लगाने लगे, कुछ लोगों ने औरंगजेब का फोटो लेकर प्रोसेशन निकाले, कुछ लोग औरंगजेब की जय कहने लगे। ऐसा तो पहले नहीं होता था। औरंगजेब ये भारतीय मुसलमानों का भी हीरो नहीं हो सकता है, और उसके कोई सगे संबंधी यहां है भी नहीं, क्योंकि टर्किक मंगोल इस एथनिसिटी के 100 परिवार भी आपको नहीं मिलेंगे। तो भारतीय मुसलमानों का वो कोई बापजादा भी नहीं है। तो ऐसे समय ये लोग कौन तैयार हो गए कि जो अचानक औरंगजेब को अपना बाप बताने लगे। इसलिए मैंने कहा कि औरंगजेब की औलादे अचानक कहां से पैदा हो गई, क्या है इसके पीछे स्टोरी? हाँ, तो मैंने और आगे मैंने कहा इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है महाराष्ट्र को डिस्टेबलाइज करने की, यहाँ की कम्युनल हार्मनी को खराब करने की। तो ये मेरा पूरा स्टेटमेंट था। इसमें से इतना उठा लिया कि औरंगजेब की औलादे कहां से पैदा। मैंने मुसलमानों को नहीं कहा। मैंने जो लोग औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और कैसे हम महाराष्ट्र में उसको टॉलरेट करेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 11 दिनों तक तड़पा तड़पा कर इसलिए मारा कि छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन नहीं स्वीकृत किया। देश भर में हजारों मंदिर औरंगजेब ने तोड़े, लाखों हिंदुओं को औरंगजेब ने कत्ल किया। तो ऐसे औरंगजेब का स्टेटस या उसका फोटो के साथ प्रोसेशन निकलेगा, मजाल है किसी की कि जर्मनी में जाकर हिटलर के नाम का एक प्रोसेशन निकाल दे? नहीं निकल सकता। हिटलर तो उनके वंश का था, ये तो हमारे वंश का भी नहीं है, ये हमारे देश का भी नहीं है। तो इसलिए मुझे यह लगता है कि इसके पीछे एक डिजाइन है। मेरा अपना मानना है, या मेरे पास जो जानकारियां है, इसमें एक सिमी यानी पीएफआई, एक्स पीएफआई और अर्बन नक्सल, इन्होंने एक डिजाइन तैयार किया है। और अनफॉर्चुनेटली जिस प्रकार के बयान ये सूडो सेक्युलर पार्टियां दे रही है, इसके कारण इसको बल मिलता है। नहीं, ये जो आपने बात कही धर्मांतरण का एक मुद्दा,
अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जिस तरह से ये पूरा एक गेम चल रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया और उस पर कार्रवाई। लेकिन जब जांच होती है तो पता लगता है कि एपी सेंटर तो उसका महाराष्ट्र ही है और यहां पर ऐसे केस लगातार सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ लव जिहाद, इन दोनों को भी आपको लगता है कि ये इसी से कनेक्टेड है कहीं मुद्दा? बिल्कुल, देखिए एक डिजाइन चल ही रहा है। मैंने ये बार बार कहा है कि कोई धर्म का व्यक्ति कोई धर्म के व्यक्ति से शादी करे, हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक डिजाइन के तहत अगर कोई जानबूझकर हिंदू लड़कियों को फंसाकर गलत आइडेंटिटी बताकर उनसे शादी करके उनका कन्वर्शन करके बाद में उनको छोड़ देता है तो हमको तो इससे शिकायत है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं छोड़ सकते। अरे भाई, ये तो हमारी भी घर की बच्चियां हैं, हमारी बहनें, कैसे छोड़ दें इनको? तो इसलिए ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को मंजूर नहीं करेंगे, चाहे कोई हमारे ऊपर आरोप भी लगाए ना, हम नहीं डरते उससे। तो क्या इसके लिए कुछ कर रही है सरकार? देखिए, कर रही है, कई चीजें हम लोग कर रहे हैं इसमें। अभी हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है और इसमें कोई कानूनन इंटरवेंशन करने की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे, अभी हमने किया नहीं है। दूसरी चीज, लगातार मैं जब आज आ रही थी तो मैं पोस्टर देख रही थी, जगह जगह पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पोस्टर लगे हुए हैं। वो किसान की भी बात कर रहे हैं, दलित की भी बात कर रहे हैं, और आपके जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि उनको आप ही यहां पर लेकर आए हैं क्योंकि वो आपकी बी टीम है और आप खुद यहां पर महाराष्ट्र में कुछ नहीं कर पा रहे तो अब उनसे वोट कटवाने के लिए उनको लेकर आए हैं। देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र का फर्क क्या है? तेलंगाना में बीजेपी का लगातार आंदोलन चल रहा है, मैं कई बार जाकर आया। तेलंगाना में जिस समय मेरी रैली थी तो हमारे जो बंडी संजय है उनको अरेस्ट कर लिया और मेरी रैली को परमिशन नहीं मिली। महाराष्ट्र में हम डरते नहीं है, जिसको आना है आए, वो आते हैं, सभाएं करते हैं, हम कभी रोकते नहीं है। महाराष्ट्र का अपना वजूद है, ऐसा कोई भी कहीं से भी आकर महाराष्ट्र में वोट ले ले, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग इनसे डरते भी नहीं है और इनको रोकने का कोई कारण भी नहीं है। लोकतंत्र है, जिसको आना है आए। पिछले समय आम आदमी पार्टी ने आकर देखा कुछ अपना वजूद, ये क्यों घबराते हैं उनके आने से? हम नहीं घबराते। अंत में 2-3 तो उनके आने से नुकसान या फायदा किसको होने वाला है? वो तो समय बताएगा जी, नुकसान और फायदा। वोट मिलेगा तो फायदा और नुकसान होगा, वोट कौन देने वाला है? पोस्टर से वोट थोड़ी मिलते हैं। अंत में मैं 2-3 छोटी चीजें, एक, पिछले 1 साल की जो हम बात कर रहे हैं, घोटालों पर घोटाले और भ्रष्टाचार के इतने सारे केस, ईडी, सीबीआई, सबसे ज्यादा जो दिखा वो यहां पर एक एक करके ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार अब मुख्य मुद्दा हो गया है देश की राजनीति में और उसमें महाराष्ट्र की भी एक अहम भूमिका रही। आपको लगता है कि एक एक करके अब ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार, बीएमसीबी अब तो उसमें आ गया, कोविड के समय का, ये किसी बदले की राजनीति के तहत हो रहा है या वाकई में जितने दोषी हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई? देखिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि भ्रष्टाचार ये मुद्दा रहेगा, वो हमेशा रहेगा। कभी कभी दूसरे मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन आम आदमी को मन से ये लगता है कि हमारी सिस्टम से भ्रष्टाचार हटना चाहिए। आज आम आदमी मोदी जी के पीछे क्यों है? कि मोदी जी ने एक ऐसी डिलीवरी सिस्टम तैयार की है कि मोदी जी की किसी योजना में कोई एक पैसा नहीं खा सकता, किसी को उन्होंने स्कोप ही नहीं रखा है, एक ऐसी डिलीवरी सिस्टम को तैयार किया है। तो आम आदमी के लिए ये बात तो महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, ये जो घोटाले कोविड के समय हुए हैं, आप जम्बो कोविड सेंटर में घोटाले करते हो, लोगों की जान से खेलते हो। 35 डॉक्टर ऐसे जिन्होंने ये बताया कि हमने केवल अप्लाई किया था, हम कभी नौकरी पर रहे नहीं, उनके नाम से तनख्वाह निकल गई है, उनको दिखाया गया है। इसका मतलब कोविड सेंटर में कौन था, कौन पेशेंट को देख रहा था? तो लोगों की जान से आप खेले हो। बॉडी बैग में घोटाला करते हो, आपको तो कफन चोर बोलना पड़ेगा। बॉडी बैग का घोटाला, ऐसे इतने घोटाले, इतने। कैग ने कोविड का ऑडिट ही किया नहीं है, नॉन कोविड के ऑडिट में 12,000 करोड़ के घोटाले निकले। अब कोविड के ऑडिट में कितने निकलेंगे पता नहीं है। तो ये घोटाले के ऊपर कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, जनता का पैसा है, हम करेंगे।
जब आपके साथ में थे उद्धव ठाकरे, तब कुछ ऐसे भ्रष्टाचार की चीजें आती थी उनकी तरफ से सामने, या ये अचानक 2.5 साल के अंदर ही देखिए हुआ? क्या है कि कॉरपोरेशन में तो पिछले 2017 से हमने उनका साथ छोड़ दिया था। हमने कहा आप चलाइए कॉरपोरेशन, हम आपके इन गोरख धंधों में हम आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, हम स्टेट में साथ में है, लेकिन कॉरपोरेशन में हमारी भूमिका जो है, भले हम अपोजिशन में नहीं बैठेंगे लेकिन विसल ब्लोअर के रूप में बैठेंगे। और आप देखिए 2017 से लेकर 2022 तक, जब तक कॉरपोरेशन थी, तब तक हमने वहां विसल ब्लोइंग का काम किया है। भले वो हमारे साथ थे, फिर भी हम विसल ब्लोअर का काम कर रहे थे। तो आपको लगता है कि उसके बाद ही सब कुछ वो 2.5 साल के दौरान? ना, ये देखिए लगातार ये घोटाले करते आए हैं। मुंबई महानगर पालिका, ये इनका एक मिल्किंग काऊ है इनकी। उद्धव ठाकरे को अगर साइड में रख दें तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी में भी ईडी, सीबीआई, वहां भी ये जो इमेज बन रही है बीजेपी की, कि जहां जहां पर बीजेपी आती है क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए वो काम करती है और पूरे देश पर खुद रहना चाहती है। इस आरोप में कितना दम है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने यही आरोप लगाया कि वो आप उनकी पार्टी को ही खत्म करना चाह रहे थे और आपने करके दिखाया। देखिए, इसमें एक बात आप समझ लीजिए, जो हम राजनीति में समझते हैं कि राजनीति में कोई व्यक्ति किसी पार्टी को समाप्त नहीं कर सकता। पार्टियां समाप्त होती है अपनी करतूतों से, पार्टियां समाप्त होती है जब जनता उस पार्टी को नहीं चाहती। अगर जनता चाहती है तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई पार्टी समाप्त नहीं होती। और इस वास्तविकता को हम जानते हैं। अभी देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही, कौन लोग एकत्रित आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं घपले घोटालों में फंसे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे कि देश की सेवा करनी है, उनको ये पता है कि मोदी जी को हटाया तो हमारी पुरानी रेजिम जो थी, घपले घोटाले करो सब साथ में, और कोई सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, ऐसी जो उस परिस्थिति हमने यूपीए के काल में देखी, उसी परिस्थिति को बहाल करना चाहते हैं। और इसलिए सारे साथ में आए, कोई एजेंडा दूसरा नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं वैसे भी ये साथ में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीपी के साथ अब कोई कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं। देखिए, शरद पवार जी की भूमिका पक्की है। शरद पवार जी मालिक है एनसीपी के, और उन्होंने अपनी भूमिका पक्की कर दी, वो तो उनके साथ चले गए। नहीं, लेकिन अजीत पवार तो अब उनके पोस्टर से भी गायब हो गए हैं। तो देखिए, सवाल क्या है, अजीत पवार थोड़ी मालिक है, पार्टी के मालिक तो शरद पवार है। ये तो सारी प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज है ना भाई। शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे का फैक्शन है, उसके मालिक उद्धव ठाकरे, इसके मालिक शरद पवार जी है। और भी पार्टियां देखिए, पहले मुलायम सिंह जी मालिक थे, वो नहीं रहे तो उनके बेटे मालिक हो गए। लालू जी उधर मालिक है। ये लोग मालिक है, हमारे जैसा थोड़ी है। हमारे पार्टी में कोई मालिक नहीं है। लेकिन देवेंद्र जी, ये तो कहा ही जाता है कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट दुश्मन होता है। तो फिर क्या हम ये माने कि भविष्य में कभी अब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या फिर शरद पवार, इन सबके साथ कोई तालमेल नहीं? देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कहता हूं आपको, ये मेरे अनुभव से मैं कहता हूं कि राजनीति में कोई चीज परमानेंट नहीं होती, परिस्थितियां चीजों को डिफाइन करती है। लेकिन मैं जितनी राजनीति समझता हूं, मुझे नहीं लगता है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ हम जाएंगे या शरद पवार जी हमारे साथ आएंगे। ये बिल्कुल चीजें स्पष्ट होती है। और साधारणतः हमारा ये मानना होता है, जो हमारे तत्व है उनमें, हमने तो 22 पार्टियों के साथ सरकार चलाई है। एक बार अटल जी ने तो 22 पार्टियों के साथ सरकार चले, तो कोई अछूत नहीं है हमारे लिए। लेकिन हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, हम एमआईएम जैसी पार्टियां, हम मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां, इनके साथ नहीं जा सकते। सूडो सेक्युलर लोगों के साथ हम नहीं जा सकते, अपीजमेंट करने वालों के साथ हम नहीं जा सकते। नहीं, क्योंकि आप दोनों की विचारधारा अभी भी लगभग सेम है, आपकी और शिवसेना उद्धव गुट की। उद्धव गुट के पास कौन सी विचारधारा है बताइए? वो तो कहते हैं हम हिंदुत्व पर लौट कर आ गए हैं। नहीं, तो ऐसी कौन सी चीज की उन्होंने? एक उदाहरण कि भाई वो हिंदुत्व पर आए हैं, एक उदाहरण बताइए। भाषण करने के सिवाय उनकी ऐसी कृति बताइए, एक कृति। तो जो उन्होंने धोखा दिया, वो एक टीज है मन में आपके? दुख है, बिल्कुल है। उसी की वजह से? नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, मेरे दुख से थोड़ी पार्टी चलती है जी। पार्टी तो यथार्थ से चलती है, वास्तविकता से चलती है। मेरा दुख तो मैं 2 मिनट में बाजू रख दूं।
लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्टी का आम कार्यकर्ता ये मानता है कि इनके साथ हम नहीं जा सकते। अंत में मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी, 24 के लिए आप लोगों को बहुत कम समय दिया है, एक तरीके से चुनौती के तौर पर है, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा में खुद को परफॉर्म करके दिखाना, कितनी बड़ी चुनौती लग रही है और कहां पर उम्मीद टिकी हुई है? देखिए, हर चुनाव एक चुनौती होती है, हर चुनाव एक युद्ध जैसा होता है, लेकिन युद्ध जो लड़ा जाता है ना, ये हौसले से लड़ा जाता है और जो सेना नायक होते हैं उनके भरोसे लड़ा जाता है। तो बीजेपी में हौसला भी बहुत है और हमारे नायक ये महानायक है, प्रधानमंत्री मोदी जी, और भारत की जनता का उनके ऊपर प्रेम है। भारत की जनता चाहती है कि मोदी जी वापिस आए, इसलिए हम चुनाव जीतेंगे, अच्छे तरीके से जीतेंगे, पिछले बार से अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन हम कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहते। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ मोदी जी का नाम है इसलिए हमको वोट दे दीजिए, हम उतनी मेहनत भी करेंगे, हम लोगों में अपना वजूद भी करेंगे तैयार। तो देवेंद्र जी, जैसे कहा जा रहा है कि पूरे देश में अगर कोई एक बॉस है तो वो नरेंद्र मोदी है, तो क्या ये मैं मानूं कि जो स्टेटमेंट आ रहा है वो सुपर सीएम की तरफ से आ रहा है? मैं सुपर सीएम नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं हूं। मेरे स्टेट में एक ही सीएम है, वो एकनाथ शिंदे जी है। उनके मंत्रिमंडल का एक मंत्री जिसको डिप्यूटी सीएम का पद दिया गया है वो मैं हूं। बॉस एक ही है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि देयर इज ओनली वन बॉस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी इस बेबाक और खास बातचीत के लिए दूरदर्शन के साथ। आई भवानीचा गजर म्हणजे झी 24 तास।